अरे नहीं, नन्ही किटी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे अफसोस है कि तुम इस कांच के दरवाजे को नहीं देख पाई। लेकिन क्यों? क्या वो जॉन सीना है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा कि आखिर क्यों तुम कांच को नहीं देख पाई। हे दोस्तों, मुझे यकीन है आप भी कांच की इस इनविजिबल प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम कोशिश करते हैं एक सॉलिड सवाल का सॉलिड सा जवाब ढूंढने की कि कांच ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। जूम इन। कांच हालांकि एकदम साफ होता है, फिर भी हम इसे हर जगह देखते हैं। आपके घर की खिड़कियों से लेकर उस चश्मे तक जिसे आप पहनते हैं, और होराइजन के आगे देखने वाले वैज्ञानिक टूल्स वगैरह तक में भी। दोस्तों, हर तरह से ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी खोज है जिसने दुनिया को बदल दिया है। तो इससे पहले कि हम इसकी ट्रांसल्यूसेंट क्वालिटी से झांकें, चलिए हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और ये भी कि ये आया कहां से है। और ये जानने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर उसकी क्रस्ट तक जाना होगा, जहां सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और इस मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एक रेगुलर क्रिस्टलिन फॉर्म, जो है क्वार्ट्ज, जो कि सभी प्रकार के कांच का मेन इंग्रेडिएंट होता है। देखिए, जब हम क्वार्ट्ज को हाई तापमान पर जलाते हैं तो हीट एनर्जी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर चेन पर दबाव डालती है ताकि उनको तोड़ सके और उनको फ्लोइंग लिक्विड में बदल सके। और जब ये लिक्विड सिलिकॉन डाइऑक्साइड फिर से ठंडा होता है तो ये एक ठोस क्रिस्टल में दोबारा नहीं बदल पाता है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी खोते हैं तो वो एक ऑर्डर्ड पोजीशन में मूव नहीं कर पाते और पहले की तरह एक चेन नहीं बना पाते हैं, और बदल जाते हैं एक चीज में, जो है एमोफस सॉलिड, जो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें लिक्विड का डिसऑर्डर्ड कॉम्पोजिशन होता है, जो कि मॉलिक्यूल्स को गैप्स भरने देता है। और इस तरह कांच की सतह यूनिफॉर्म बनती है और उससे रोशनी अलग अलग दिशाओं में बिखरे बिना बड़ी ही आसानी से गुजरने लगती है। लेकिन जरूरी सवाल यह है कि रोशनी इससे आखिर कैसे पास होती है। तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड के एटम्स को देखने के लिए कांच की गहराई तक जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि एटम अधिकतर खाली होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स के बीच काफी जगह होती है। हाँ, ये खाली जगह प्रकाश के कणों यानी फोटॉन्स के लिए काफी जगह छोड़ती है ताकि वो ग्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर से पास हो सके, वो भी अब्सॉर्ब हुए बिना इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, और इस तरह ग्लास ट्रांसपेरेंट दिखता है। पता है आप क्या सोच रहे हैं? यही ना कि बाकी ऑब्जेक्ट्स ओपेक क्यों दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं दिखते? वेल, वो इसलिए कि किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच के जो गैप्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। हाँ, ये छोटे गैप्स फोटॉन्स को उनमें से पास नहीं होने देते और उन्हें इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट ओपेक दिखता है। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि लाइटनिंग से भी ग्लास बनाया जा सकता है? हाँ, हाई टेम्परेचर की वजह से ग्लास कुदरती रूप से बन सकता है जब रेत लाइटनिंग से टकराती है। इसके अलावा ग्लास के बारे में एक और कमाल की बात यह है कि जब ये टूटता है तो इसके टुकड़े 3000 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर सकते हैं, यानी औसत एयरप्लेन से 5 गुना तेज रफ्तार से, जो कि 575 माइल प्रति घंटा से यात्रा करता है। ओह, ये तो खतरनाक हो सकता है। उम्मीद है आपने आज के एपिसोड से कुछ नया सीखा होगा। अगली मुलाकात तक मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। देखो, जॉन सीना। मैं दोबारा वही गलती नहीं करने वाला।
आह, कोई बात नहीं,